crystal field splitting of d orbitals in tetrahedral complexes। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कल, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, कि जो क्रिस्टल फील्ड है, क्रिस्टल फील्ड डिपेंड करता है लाइगेंड्स पे, लाइगेंड्स के नंबर पे। तो लाइगेंड्स का नंबर कितना है और उसमें लाइगेंड्स जो है वो किस टाइप, मतलब किस तरह का फील्ड जनरेट करते हैं, किस तरह के फील्ड के थ्रू वे मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। तो अब यहाँ पर जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बात आपको समझनी होगी कि टेट्राहेड्रल के लिए आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात समझना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जो लाइगेंड है वो लाइगेंड आपके टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट की तरफ से अप्रोच करेंगे। ठीक है। और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट की तरफ से अप्रोच कैसे करते हैं उस चीज को समझो। सबसे पहले हमने एक क्यूब ले लिया, इसको समझने के लिए हम एक क्यूब बना लेते हैं और कंसीडर करते हैं इसमें हम ये जो क्यूब हमारा है। कल जब मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए बताया था तो हमने कहा था कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लाइगेंड अप्रोच करते हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते थे। बट जब आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो उनके अंदर जो मेटल थी, मेटल आपके सेंटर में रखी हुई है। बट यहाँ पर होता क्या है कि टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट ना तब क्रिएट होता है। देखो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का होता था, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इनके बीच का एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि इस टेट्राहेड्रल को समझने के लिए आप ये मान के चलिए इनके सभी के बीच का एंगल यही है। ठीक। आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि इस पूरे क्यूब के अंदर ये हो गया जी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है ना। तो इस पूरे क्यूब के अंदर आप ये देखते हैं कि जो एक क्यूब बना हुआ है, जो ये रूम आपको दिख रहा है रूम की तरह का, तो उसमें ये मेटल जो है, मेटल बीचों बीच रखी हुई है। तो जब 4 लाइगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो लाइगेंड किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट बनाने के लिए उन लाइगेंड्स को वो लाइगेंड्स एक्सिस के अलोंग नहीं आएंगे। वो लाइगेंड्स देखो, जब हमने ऑक्टाहेड्रल की बात की थी तो लाइगेंड्स जो थे आपके वो इन प्लेन जो थे, प्लेन थे, प्लेन के बीचों बीच यानी कि एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते थे। बट टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जो लाइगेंड है, वो लाइगेंड इस क्यूब के जो एक कॉर्नर है ना, ऑल्टरनेट कॉर्नर की तरफ से अप्रोच करते हैं। ऑल्टरनेट कॉर्नर की तरफ का मतलब ये है, जैसे कि मान लो एक तो हो गया आपका ये कॉर्नर, अगर एक लाइगेंड आपका इस तरफ से आ रहा है मेटल की तरफ, ठीक है, तो दूसरा जो लाइगेंड आएगा इससे लगातार कोई सा भी नहीं आने का। देखो ये कॉर्नर हो गया, तो इसके बाद जो इसका ऑल्टरनेट कॉर्नर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। एक ये हो जाएगा, इसका ऑल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका ऑल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि यहां से आप देख सकते हैं कि इस क्यूब के अंदर, जैसे आप जिस कमरे के अंदर आप बैठे होगे उसमें आप देख सकते हैं आपके कमरे के अंदर कितने कोने हैं टोटल, 8 कोने होंगे, 8 कॉर्नर होंगे ना। वह क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर। ठीक है ना। जिस रूम के अंदर आप बैठे आप देख सकते हैं 4 कोने ऊपर हैं और 4 ही कॉर्नर नीचे हैं। ठीक। तो उन 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर को पकड़ो और उससे जो नेक्स्ट है उसको छोड़ दो, फिर उससे नेक्स्ट पकड़ लो, फिर उससे नेक्स्ट छोड़ दो। ठीक है ना। कोई भी 2 लगातार कॉर्नर नहीं पकड़ने, तो केवल 4 ही कॉर्नर ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो जब लाइगेंड उन 4 कॉर्नर से, यानी कि वो जो 4 कॉर्नर है ना, जब 4 कॉर्नर से लाइगेंड अप्रोच करता है तो वो एक टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड ही जनरेट होता है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड ही
बनता है। और टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाइगेंड्स जो हैं वो जो क्यूब है, क्यूब के जो अल्टरनेट कॉर्नर होते हैं, अल्टरनेट कोने का मतलब एक को छोड़ के एक कोना, ठीक। तो जो अल्टरनेट कॉर्नर होंगे, अल्टरनेट कॉर्नर की तरफ से वो उसको मेटल को अप्रोच करते हैं, ठीक। तो जब ऐसी स्थिति होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल्स, जिस ऑर्बिटल के लोब्स एक्सिस के अलोंग पड़ते थे उनके साथ इंटरेक्शन कम होगा, और जिन ऑर्बिटल्स के लोब्स बिटवीन द एक्सिस पड़ते थे उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो लाइगेंड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, और टेट्राहेड्रल के अंदर लाइगेंड अप्रोच टुवर्ड्स मेटल बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको कि यहाँ पे जो लाइगेंड है वो जो मेटल को अप्रोच करते हैं तो वो बिटवीन द एक्सिस से करते हैं, और जो बिटवीन द एक्सिस वाले मतलब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन से थे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल थे आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन के साथ लाइगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और जब लाइगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। दैट मीन्स जो ये डी ऑर्बिटल था इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे पहले तो क्या होगा, इसकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी जब ये लाइगेंड क्रिस्टल फील्ड के अंदर जाएगा, ठीक। और जब एनर्जी बढ़ेगी और जब लाइगेंड इसके पास आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से ये दो टाइप के एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। हाई एनर्जी वाले कौन से हो जाएंगे? तीन ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाएगी और दो ऑर्बिटल की एनर्जी लो रहेगी। इनको हम कहते हैं ई और इसको कहते हैं टी। यानी कि देखो यहाँ पे हम जी नहीं लगाते इसमें, ठीक है। टेट्राहेड्रल के केस में वैसे हम जी नहीं लगाते, बट बुक में जो है आपको दे देता है वो ये हो जाते हैं ईजी और ये हो जाता है T2G। यानी कि ये थे आपके ट्रिपली डिजेनरेट और ये थे डबली डिजेनरेट। डबली डिजेनरेट का मतलब दो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के, ठीक। तो आपने देखा होगा कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती थी, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनकी एनर्जी की। तो ये जो ईजी ऑर्बिटल है इसको हम बोलते हैं, ये जो ईजी जो आपका है, ईजी की एनर्जी जो है वो, ये जो आपका लेवल होगा इससे 0.6 डेल ओ, ठीक। और इसकी एनर्जी 0.4 डेल टी कहेंगे, डेल ओ नहीं, डेल टी। क्योंकि स्प्लिटिंग किस फील्ड में हो रही है? स्प्लिटिंग आपकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रही है, तो उसका पैरामीटर भी आप डेल्टा टी ही रखेंगे, ठीक। इनके बीच का जो एनर्जी गैप था वो आपका डेल्टा टी या डी क्यू। ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी, जी सर। जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ऑर्बिटल्स आपके बिटवीन द एक्सिस लोब्स रखते हैं लाइगेंड, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते थे, तो ऑर्बिटल्स के जो लोब्स थे जो बिटवीन द एक्सिस थे उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा था, और जिनके लोब्स आपके अलोंग द एक्सिस थे उनके साथ इंटरेक्शन कम था। तो इसलिए इनकी एनर्जी जो थी वो कम हो गई। तो यहाँ पे जो आपका स्प्लिटिंग पैटर्न था वो हाई एनर्जी में T2G होगा और लो एनर्जी में EG होगा। अब हम जब हम स्प्लिटिंग की बात करेंगे, देखो एक चीज और ध्यान रखना है इसके लिए, जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, यानी कि कितनी स्प्लिटिंग हो रही है।
इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसका रिलेशन होता है ऑक्टाहेड्रल के साथ। ये टेट्राहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है, देखो एक बात को समझो, जब हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो लाइगेंड थे वो मेटल के ऑर्बिटल्स को ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, मेटल के ऑर्बिटल के साथ ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल सेम एक्सिस पे पड़ते थे। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के जो ऑर्बिटल्स थे वो बिटवीन द एक्सिस तो थे, बट बिटवीन द एक्सिस होने के बाद भी उनका जो इंटरेक्शन है लाइगेंड के साथ, क्योंकि लाइगेंड जो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में अप्रोच करता है, उस टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल की शेप नहीं होती, तो इंटरेक्शन तो ज्यादा होगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का, बट उतना भी ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल के अंदर वो आपकी ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में 4/, इसको हम लिख देते हैं, एक सेकेंड, 0.45 डेल्टा ओ। ये रिलेशन ध्यान रखना, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.45 डेल्टा ओ। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। और इसका मतलब यहाँ पे बस इतना समझ लो आप कि क्योंकि जो टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग है और जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये जो डेल्टा ओ है ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा टी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब एक बात समझो यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो होगा पॉइंट्स में, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इसको हम, एक सेकेंड, 0.45 अपॉन 100, 45 अपॉन 100, 9 5 45 20 25 16, ऐसा कुछ लिखा रहता था। एक सेकेंड जी, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ का रिलेशन जो था वो क्या था, 0.45 डेल्टा ओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं CFSE, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो इनके लिए CFSE का भी डिफरेंट फॉर्मूला होगा। CFSE का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, CFSE इजिकल्स टू हो जाएगा, देखो जब हमने ऑक्टाहेड्रल की बात की थी तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हो रहा था, जो T2G था वो नीचे था, ठीक है ना, और उसकी एनर्जी 0.4 से वो स्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ पे क्या है, Eg नीचे है, और जब इलेक्ट्रॉन आपका Eg में जाएगा तो वो स्टेबलाइज करेगा, तो क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी इसलिए इसकी एनर्जी को माइनस में रखेंगे, और जो ऊपर वाला है इसकी एनर्जी प्लस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, CFSE का -0.6 डेल्टा टी इंटू m प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू n, ये हमारा फॉर्मूला था CFSE निकालने। m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, ठीक है।
वहां पे हमारा क्या था 0.4 माइनस में था, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या होगा 0.6 माइनस में होगा, क्योंकि जो Eg है, Eg हमारा इस बार जो हमारा बेरी शूडो एनर्जी लेवल था उससे नीचे आ गया है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है इसके आपका क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर CFSC कैलकुलेट करेंगे। देखो जी, अब इसमें हम जब टेट्राहेड्रल, अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, हाँ वो चीज छूट गई फिर से, प्लस RP पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना, पेयरिंग एनर्जी जरूर ऐड कर लेना। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके पास, अब यहाँ पे एक बात और समझ लेना, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक चीज ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्पेशली तभी बनता है इन केस ऑफ वीक लाइगैंड, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना आप, अगर लाइगैंड आपके 4 हैं, 4 लाइगैंड है और वीक लाइगैंड है, और वीक लाइगैंड आपके पेयरिंग नहीं करा पा रहे, तो उसी कंडीशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसीलिए जो आप CFS से निकालते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, वो केवल आप वीक लाइगैंड के केस में निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर लाइगैंड आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उस कंडीशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तब बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप ये बात ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो इन केस ऑफ वीक लाइगैंड ही बनते हैं। तो अगर हमारा D1 यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या रहेगा, Ag1 और T2g0, ठीक है। तो इसकी CFSC क्या हो जाएगी, हाँ जी, -0.6 डेल्टा टी, Eg में रहेगा ना। तो जब आप वैल्यू रखोगे वहां पे फॉर्मूले में, तो केवल m की वैल्यू रखी जाएगी 1, ठीक। ऐसे ही अगर D2 होता है, तो D2 में क्या रहेगा, Eg2 T2g0, तो CFSC क्या रहेगी 0.6 डेल्टा टी इंटू 2 प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 0, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, -1.2 डेल्टा टी, ठीक। अब D3 की जब हम बात करेंगे, क्योंकि वी लाइगैंड हमेशा वीक रहेगा, तो Eg2 होगा और T2g1 हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक। तो CFSC क्या रहेगी, -0.6 डेल्टा टी इंटू 2 प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 1, तो 1.2 में से 0.4 घट जाएगा, तो कितना जाएगा 0.8 डेल्टा टी, ठीक है। इसी तरह से आप D4 का निकाल लेंगे, इसी तरह से D5 का निकाल लेंगे। D5 का हो जाएगा कितना 0, मैं D6 का निकाल रहा हूँ, तो D6 का देखो क्या होगा, D6 में Eg में तो कितना जाएंगे 3, और T2g में कितना जाएंगे 3, देखो होगा क्या, पहले 2 इलेक्ट्रॉन Eg में जाएंगे। ये माइक किसका होना, माइक बंद करो बिल्कुल, D6 के केस में पहले Eg में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर T2g में जाएंगे। देखो अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं एक बार उसको दोबारा से उस डायग्राम से बता देता हूँ। अगर मान लें यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो होगा क्या, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें 2, फिर तीसरा यहाँ, फिर फोर्थ यहाँ, फिर फिफ्थ, और सिक्स्थ कहाँ आएगा इसमें। यानी कि अब हमारी मजबूरी है पेयरिंग कराने की। अब पेयरिंग अपने आप हो जाएगी, हमने कराई नहीं है पेयरिंग, लाइगैंड ने नहीं कराई, ये तो पेयरिंग अपने आप ही हो रही है, ठीक है। तो इस केस में CFSC क्या होगी, CFSC -0.6 इंटू 0.6 डेल्टा टी इंटू 3 प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3618 1.8, और ये हो जाएगा 1.2, तो हो जाएगा -0.6 डेल्टा टी। अब इसी तरह से आप D7 D8 और D10 तक इनकी CFSC निकाल सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है?